हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरांग। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3, कोल एंड पेट्रोलियम। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस कोल वाला पार्ट जिसमें हमने कोल की डेफिनेशन पढ़ी थी, कोल क्या होता है, और कोल के प्रोडक्ट्स भी पढ़े थे कि कोल से हमें क्या क्या मिलता है, उसी को डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बाकी आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है 3.2 पेट्रोलियम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक 3.2 पेट्रोलियम। You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motor vehicles, scooters and cars. तो आप जानते हैं कि जो हमारा जो पेट्रोल होता है हम उसे लाइट ऑटोमोबाइल्स मतलब लाइट व्हीकल्स में यूज करते हैं। आप कार में पेट्रोल भरवाने जाते हैं, आप बाइक में पेट्रोल भरवाने जाते हैं। लेकिन अगर आप बड़े बड़े ट्रैक्टर्स की बात करें भाई, जैसे आपका जो क्या लेके जाते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, गुड्स जो लेके जाते हैं आपकी कंपनी से डायरेक्ट निकलते हैं, या फिर जैसे आपके बहुत भारी भारी प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं, फिर बहुत भारी वाला व्हीकल होता है जैसे कि आपके बहुत बड़े बड़े ट्रक्स नहीं होते हैं। अगर इस टाइप के हम व्हीकल्स की बात करें तो वो आपके किस पे चलते हैं, वो आपकी डीजल पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? डीजल पे चलते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आपके जो लाइट ऑटोमोबाइल्स होते हैं वो मोटर बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स और कार्स, ये सब आपके पेट्रोल पर चलते हैं। और वहीं अगर हम हैवी मोटर व्हीकल्स की बात करें, हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। आपके हैवी मोटर व्हीकल्स जैसे कि ट्रक्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, ये आपकी डीजल पर रन करते हैं, ठीक है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। अब लेकिन आपके पास एक होता है पेट्रोल और एक होता है डीजल। अभी आपको कहाँ से मिलता है? अब आपको पेट्रोल और डीजल एक नेचुरल सोर्स से मिलते हैं मतलब सिंगल सोर्स से मिलते हैं आपको। मतलब ऐसा नहीं कि आपको पेट्रोल इससे मिल रहा है, कोल इससे सोर्स से मिल रहा है। आपको पेट्रोल और डीजल एक ही सिंगल सोर्स से मिलते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। अब वो क्या होता है? वो नेचुरल सोर्स होता है। सिंगल सोर्स जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको पेट्रोल डीजल सेम रिसोर्स से मिलते हैं, सिंगल नहीं सेम कहेंगे, सेम रिसोर्स से मिलते हैं, नेचुरली प्रोवाइडेड होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। द वर्ल्ड पेट्रोलियम इज derived फ्रॉम पेट्रा, रॉक एंड ऑलियम, ठीक है, ऑलियम। तो अब आपको ये जो वर्ल्ड है पेट्रोलियम, ये आपको कहाँ से मिला है? ये जो आपका पेट्रोलियम वर्ल्ड है, ये आपको मिला है एक तो आपका पेट्रा से जिसका मतलब क्या है? रॉक, और एक आपको मिला है ऑलियम से। पेट्रा पेट्रोलियम बोलते हैं ना, तो पेट्रा और ऑलियम, जिसमें ऑलियम का मतलब है ऑयल और पेट्रा का मतलब है रॉक, ठीक है। एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन रॉक्स एंड अर्थ एंड शोन इन फिगर 3.4। इसलिए से ऐसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारा पेट्रोल होता है, ये जो माइन किया जाता है, मतलब ये जो निकाला जाता है, ये अर्थ के अंदर जो रॉक्स होती है ना, आपके क्रस्ट के नीचे रॉक्स मिलती है, क्रस्ट में जो रॉक्स मिलती हैं, उसमें जो ये रॉक्स मिलती हैं, ये उनके बीच से निकाला जाता है, जैसे कि आपको इस फिगर 3.4 में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। चलिए, डू यू नो दैट हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? लेकिन क्या अब आप जानते हैं कि ये जो पेट्रोलियम है ये कैसे बनता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिम्स लिविंग इन द सी। अभी जो पेट्रोलियम है ये उन ऑर्गेनिम से बनता है जो आपके ओशियन में है, ठीक है। आपने भी पढ़ा था कोल आपका कहाँ से बनता है? लैंड के नीचे वाले एरिया से। लेकिन आपका वहीं पेट्रोल की बात करें तो आपका पेट्रोल कहाँ से बनता है? जो ऑर्गेनिम्स सी में रहते हैं। एज दीज ऑर्गेनिम्स डाइड, देयर बॉडीज सेटल एट देयर बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, ठीक है। अब जिस तरीके से धीरे करके ये ऑर्गेनिज्म मरे, मतलब डाई हो गए, ठीक है, फिर इनके बॉडी सी ओशन के बॉटम में सेटल हो गई। आप देखेंगे आपकी जो कुछ भी हम बात करें तो ऐसे मतलब जो बॉडीज हैं वो डूब गई, ठीक है। अब जैसे वो डूब गई तो आप घर पे देखते हैं ना, जैसे कि आपने कोई भी चीज रखी छोड़ दी, आप कहेंगे कि हवा चल रही है, बहुत तेज हवा, ऐसे गंदी नहीं होगी वो चीज, उसके ऊपर धूल आएगी तो उड़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अभी यहाँ पे सोच रहे होंगे कि वो ओशियन के ऊपर जो उसके ऊपर सैंड आके इकट्ठा हुई, वो पानी से बह के भी तो निकल सकती थी। अब हम ये एग्जाम्पल अपने घर में लेंगे। अब आप किसी चीज को वन वन वीक तक भी रख के छोड़ दें, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ आप 4 डेज तक भी रख के छोड़ दें, तो आपको धीरे कर कर उस पे क्या दिखाई देने लग जाती है? ऊपर से डस्ट, ठीक है। अब आप उसे और 2 वीक्स रख के छोड़ दें, फिर आप ऐसे उसे छोड़ते हैं, तो अब आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे उसके ऊपर बहुत इतनी मोटी मोटी लेयर सैंड की, मतलब डस्ट की, आपको उसके ऊपर मिलेगी। सेम चीज यहाँ पे हुई है। अब आप समझिए कि मिलियंस ऑफ ईयर हो गए, अब आप मिलियंस ऑफ ईयर से वो चीज वहीं रखिए, तो आप ये सोचिए कि उसके ऊपर कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ डस्ट इकट्ठा हो जाएगी।
आपके यहाँ 1 वीक में इतनी इकट्ठा हो जाती है, तो उसके ऊपर इतने टाइम में कितनी इकट्ठा हो जाएगी। तो सेम चीज इन्होंने यहाँ पे की है। जब ये जो ऑर्गन्स थे ये डाई हो गए, तो उनकी बॉडी ओशियन के बॉटम में जाके सेटल हो गई, ठीक है। और फिर वो किससे कवर हो गई, वो लेयर ऑफ सैंड और क्ले से कवर हो गई। किससे कवर हो गई, लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, ठीक है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। जिस तरीके से मिलियंस ऑफ ईयर बीतते गए, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर बीतते गए, जब उन्हें कोई एब्सेंस हो गई एयर के, वहां पे एयर की लैक हो गई वहां पर, क्योंकि जितना आप नीचे जाएंगे आपको वहां पे एयर की कमी होगी। हाई टेम्परेचर होगा, जितना आप नीचे आएंगे, आपने पढ़ रखा है कि हम जितना अर्थ के नीचे वाले सरफेस पर आते हैं उतना ही हाई टेम्परेचर मिलता है। हाई प्रेशर, जब ऊपर से सैंड इकट्ठा होती रहेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर से दबाव भी तो पड़ता है। जब आप मान लीजिए आपके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ सामान रख दिया जाए तो वो दबाव तो डालेगा ही। तो सेम चीज यहाँ पे हुई है। अब इतने टाइम तक हाई प्रेशर रहा वहां पे, तो अब क्या हुआ वहां पे, इसमें ये जो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ एयर थी, इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो आपके डेड ऑर्गेनिज थे, इन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इन्होंने इस डेड ऑर्गेनिज को पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लुक एट फिगर 3.4, it showed the deposits of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum gas and petroleum oil and gas is above that of water. वाई इज इट सो, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो आपकी, अब आपको फिगर 3.4 दिखाई, ठीक है। इस फिगर 3.4 में क्या दिखाया गया है कि ये आपकी यहाँ पे गैस है, यहाँ पे आपका ऑयल है, आपको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑयल और गैस मिलते हैं, और ऑयल और गैस के नीचे आपको यहाँ पर वाटर दिखाया गया है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि आपके ऑयल और गैस तो ऊपर ऑप्टेन होती है, मतलब गैस आपकी ऊपर मिलेगी, फिर दूसरी लेयर में आपको ऑयल मिलेगा, फिर और आगे की लेयर में आपको वाटर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो ऑयल और गैस है ये उस वाटर के ऊपर है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है। रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन द वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। अब आपको क्लास 7 में भी आपने पढ़ा था कि जो आपके ऑयल होती है और ये गैस, पहले तो आप जानते हैं कि गैस आपकी ऑयल और वाटर साइड की होती है, तो आपका जो ये गैस है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। अब आपने ये भी पढ़ा था क्लास 7 में। अब आपका ये जो ऑयल और वाटर होता है ये एक साथ मिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। ऑयल जो होता है आपका वाटर से हल्का होता है, तो वो ऑयल जो होता है आपका वाटर के ऊपर तैरता है। इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये जो आपका ये जो ऑयल है ना, ये आपका वाटर के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। अगर आपका वाटर भारी होता, ऑयल हल्का होता, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऑयल के ऊपर वाटर तैर रहा होता। लेकिन आपका समय ऑयल भारी हो, ऑयल हल्का होता है, वाटर भारी होता है, इसलिए आपका वाटर नीचे है, ठीक है। चलिए, द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम छोटी सी केस स्टडी पढ़ लेते हैं जो यहाँ पे दी गई है, ठीक है। The world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859, ठीक है। अब ये जो आपका पहला ऑयल, फर्स्ट ऑयल वेल था जहाँ पे आपको ऑयल खोदा गया था, पेट्रोलियम ऑयल खोदा गया था, वो कहाँ पे ड्रिल किया गया था, बताइए कहाँ पर ड्रिल किया गया था। पेंसिल्वेनिया। कहाँ पर ड्रिल किया गया था, पेंसिल्वेनिया। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी यूएसए में दगा है। जो कब डक किया गया था, ये आपका 1859 में डक किया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन से जरूर 1 या 2 मार्क्स का बन के आता है। 8 years later, in 1867, oil was struck at Makum in Assam, in India. Oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai High, and in the river basins of Godavari and Krishna, ठीक है। अभी 8 सालों बाद 1867 में ऑयल को स्टक कर दिया, स्टॉल को, ऑयल को रोक दिया गया माकुम पर, ठीक है। कहाँ पे, माकुम में, असम, असम में भी कर दिया गया, ठीक है। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन असम। अब जो इंडिया में अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आपको ऑयल कहाँ कहाँ मिलता है, ये आपको पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऑयल कहाँ कहाँ मिलता है, आपको असम में मिलता है, गुजरात में मिलता है, मुंबई हाई में मिलता है, मतलब मुंबई की ऊंची जगह पर, और आपका ये रिवर बेसिन में मिलता है, गोदावरी के और कृष्ण के, ठीक है। ये आपको इन जगह मिलता है। ये भी आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि आपको इंडिया में कहाँ का ऑयल मिल सकता है, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको इन्हें तो नोट बहुत अच्छे से कर लेना है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम तो हमारा निकल गया, लेकिन अब पेट्रोलियम में बहुत सारे मिक्सचर हैं। अभी आपने ये पढ़ा कि पेट्रोलियम में आपका डीजल में मिक्स होता है और पेट्रोल में मिक्स होता है, और इसी के अलावा अगर हम बात करें तो आपके पेट्रोल में कई चीज़ें मिक्स होती हैं, जैसे कि आपका कैरोसिन ऑयल, ठीक है। आपके ये सारे के सारे ऑयल इसमें मिक्स होते हैं। तो अब हम रिफाइन कैसे करते हैं, मतलब हम पेट्रोल इन्हीं
डीजल, केरोसिन ऑयल, इन सबको अलग कैसे करते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड। अब ये पेट्रोलियम क्या होता है, ये एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, इसके पास एक अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब स्मेल, बहुत गंदी सी स्मेल होती है, ठीक है। कई बच्चों को आपने देखा होगा कि क्या पता आपको भी अच्छी लगती हो, कई लोगों को या फिर बच्चों को पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। लेकिन अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो जिन बच्चों को जिन लोगों को अगर पेट्रोल की स्मेल भी अच्छी लगती है ना, तो उन्हें पेट्रोलियम की स्मेल तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग होते हैं जिन्हें पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो उसकी आपको बहुत ही गंदी स्मेल लगेगी, अनप्लीजेंट ऑडर होता है। इट इज a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, डीजल, lubricating oil and paraffin wax एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये जो आपका पेट्रोलियम होता है, ये इसमें कई चीजें मिक्सचर होती हैं, ठीक है। इसमें आपका पेट्रोलियम गैस होता है, इसमें आपका पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है और पैराफिन वैक्स होती है, और आपकी कई चीजें इसमें मिली हुई होती हैं एक्सेट्रा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ The process of separating the various constituent fractions of petroleum is known as refining, ठीक है। अब आपने पढ़ा कि आपको ना सेपरेट करना है, तो जिस प्रोसेस से हम पेट्रोल से वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर फ्रैक्शन मतलब वेरियस चीजें अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। और इट इज कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी। और इस प्रोसेस को कहाँ पे कैरी किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। ये आपकी डेफिनेशन पूरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक आप इसे नोटबुक में नोट कर सकते हैं, अपनी रफ कॉपी में नोट कर सकते हैं कि पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या होता है और पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या होता है, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है, ये आपको पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको फिगर 3.5 में आपको पेट्रोलियम रिफाइनरी की पिक्चर भी दिखाई गई है, ठीक है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड द यूजेस आर गिवन इन टेबल 3.1। अब आपको टेबल 3.1 में इनके कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम उनके यूजेस दिए गए हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो आपको देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स पेट्रोलियम, आपका ये जो पेट्रोलियम गैस होती है लिक्विड फॉर्म, पेट्रोलियम गैस जो आपकी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जैसे आप एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं ना, आपके घर पे आती है। तो ये आपके जैसे चूल्हे वगैरह जो हम मतलब घर पे फ्लेम चलाते हैं, ठीक है, खाना बनाने के फ्लेम चलाते हैं, उसमें ये गैस यूज होती है। तो ये आपके फ्यूल्स की तरह यूज होती है होम और इंडस्ट्रीज में। पेट्रोल आपका जो उससे निकलता है वो आपका मोटर फ्यूल की तरह यूज होता है, एविएशन फ्यूल की तरह भी यूज होता है, और सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज होता है। ऐसी कैरोसिन ऑयल आपका फ्यूल फॉर स्टोव्स मतलब स्टोव चूल्हे जलाने के लिए यूज होता है, ठीक है, लैंप चलाने के लिए यूज होता है, और जेट एयरक्राफ्ट में भी आपका कैरोसिन ऑयल डाला जाता है, ठीक है। अब डीजल आपका फूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर में डीजल मिलता है। और आपके जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि जैसे कि आपके ट्रक्स वगैरह हो गए, उनमें भी डीजल डलता है, ठीक है। अब आपका ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल आपका ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज होता है, पैराफिन वैक्स आपकी ऑइंटमेंट्स के लिए यूज होती है, कैंडल्स में यूज होती है, कैंडल्स बनाने में, और आपकी वैसलीन बनाने में यूज होती है, ठीक है। और अगर हम बिटुमिन की बात करें तो बिटुमिन आपका पेंट, रोड की जो सरफेस है, ठीक है, बिटुमिन आपका इसी से बनता है, पेट्रोलियम से। ये आपका पेंट्स बनाने में यूज किया जाता है, रोड के सरफेस जो ऊपर की रोड का वाल्ट होता है ना, चित्र जो बिल्कुल वैसा होता है, रफ सरफेस फ्रिक्शन बनाने के लिए, तो उसमें भी यूज होता है, ठीक है। चलिए, many useful substances are obtained from petroleum and natural gas, ठीक है। अब आपने पढ़ रखा है कि कई यूजफुल सब्सटेंसेस पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बनाए जाते हैं, ठीक है। जार टर्म्स है पेट्रोकेमिकल्स। अब हम उन केमिकल्स को क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, ठीक है। कई यूजफुल सब्सटेंसेस पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल गैस से और पेट्रोलियम से, जिन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट फाइबर्स, जैसे कि पॉलिस्टर हो गई, नायलॉन हो गई, एक्रेलिक हो गई, एक्सेट्रा, ठीक है। अब आपकी जो वो पेट्रोलियम से बने प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स वगैरह, ठीक है, ये आपके कई चीज़ों में यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपका इनसे क्या क्या बनता है, इनसे आपके क्या कहते हैं, आपके डिटर्जेंट्स में यूज किए जाते हैं, आपके डिटर्जेंट्स बनते हैं, फाइबर में आपके पॉलिस्टर बनती है, नायलॉन बनती है और एक्रेलिक बनती है, और ऐसी कई चीज़ें बनती है, ठीक है। पॉलीथीन भी आपकी इन्हीं से बनती है, और कुछ अदर मैनमेड प्लास्टिक भी आपकी इन्हीं से बनती है, ठीक है। कुछ और अदर मैनमेड प्लास्टिक भी आपके इन्हीं से बनती है। हाइड्रोजन गैस obtained from natural gas is used in the production of fertilizers, यूरिया, ठीक है।
अब ये जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है, इसमें जो आपकी नेचुरल गैस ऑब्टेन की जाती है, उसे हम फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में यूज करते हैं, यूरिया वाले। जैसे कि आपके फार्मर्स में जो फार्मर जो आपके फर्टिलाइजर डालते हैं ना, वहाँ पे यहाँ पे वो वाले फर्टिलाइजर्स की बात की जा रही है, वहाँ पे यूरिया फर्टिलाइजर्स बनाने में हेल्पफुल होते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, ठीक है। अब इसकी तो उतनी ज्यादा ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, आप कह सकते हैं। तो आप मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। तो आपका ये जो गोल्ड होता है, गोल्ड आपका आप कितने का खरीद लेते हैं? आपको 24 कैरेट भी 22 कैरेट आप खरीदेंगे, तो आपको आप साल में एक बार खरीदते हैं, आपको भले ही वो कितना भी महंगा पड़े, लेकिन आप उसे लाइफ टाइम मतलब बहुत टाइम तक चला लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम पेट्रोल की बात करें तो आप एक साल का खर्चा समझ सकते हैं, एक साल में आपको कितना लगेगा। आप अगर हम डेली की बात करें, अगर डेली का किसी का आना जाना रहता है, और मान लीजिए मैं दूर की बात करूँ, किसी को बहुत दूर जाना है, तो आपको तब उसको देखिए, अब आपको कम से कम नॉर्मली मैं बात करूँ तो 200 रुपए का पेट्रोल, 200 रुपीज का पेट्रोल पर डे यूज हो जाता है ज्यादातर लोगों का, ठीक है। अगर हम वहीं 200 रुपीज की बात करें, ठीक है, हम 200 रुपीज की बात करें, तो आपका कितने का बैठा? अगर हम पर मंथ की निकालें तो पर मंथ आपका 200 रुपीज है। तो अगर हम 30 रुपीज के हिसाब से लगाएं, तो 30 रुपीज में आपका कितने का बैठ जाएगा? लगा सकते हैं आप। आपने 200 रुपीज पर मंथ पर डे यूज किए, पर मंथ पर डे यूज किए, तो आप अगर हम डेली पूरे मंथ का लगाएं तो आपके 6000 रुपीज पूरे मंथ में खर्च हो गए, ठीक है। फिर अगर हम पूरे साल का लगाएं तो आपके 6000 × 12 कर देंगे, तो आपके 72,000 रुपीज पर ईयर पेट्रोल पे खर्च हुआ है। और ये भी मैंने अभी आपको बहुत मिनिमम बताया, क्योंकि ज्यादातर लोगों का बताया। आप किसी का, जैसे आप मान लीजिए, आपको कहीं से आपको 40 किलोमीटर, 30 से 40 किलोमीटर जिसका रहता है ना आने जाने का रास्ता, उसका 500 रुपीज तो डेली के खर्च हो ही जाते हैं, ठीक है, मिनिमम। 500 रुपीज नहीं, आप 1000 के मानिए, तो अभी भी मैं 900 लूंगा। तो 900 को अगर हम पर ईयर निकालें तो आपके कितने खर्च हो गए? आपके पर ईयर कितने खर्च हो गए? आपके टोटल मिला के तब भी 3,24,000 रुपीज पेट्रोल पे खर्च हो जाते हैं। तो इसी बेसिस पर इन्होंने पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड कहा है, ठीक है। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक, टॉपिक 3.3, नेचुरल गैस, ठीक है। अब हम इसमें नेचुरल गैस के पढ़ाई में पढ़ेंगे नेचुरल गैस क्या होती है, ठीक है। अभी आपने पेट्रोलियम वाली प्रोसेस में हमने पेट्रोल के बारे में पढ़ा कि पेट्रोलियम के क्या क्या यूजेस होते हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे टॉपिक 3.3, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कैसे बनती है? नेचुरल गैस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, ठीक है। अभी जो नेचुरल गैस होती है आपके बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल होती है, फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान होती है इसे पाइप से ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, ठीक है। अब ये जो आपकी नेचुरल गैस होती है, इसे हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में से स्टोर किया जाता है। और इसे क्या कहते हैं हम? एज कंप्रेस नेचुरल गैस, इसे हम क्या कहते हैं? एज कंप्रेस नेचुरल गैस की तरह, कंप्रेस नेचुरल गैस की तरह से हम वो करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? सीएनजी। आप जानते हैं कि आप सीएनजी डलवाने जाते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बॉडी सब परफॉर्मेंस सीएनजी, तो ये भी आपको नोट कर लीजिए। तो आपका जो सीएनजी है, ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में से स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग, इट इज ए क्लीनर फ्यूल, ठीक है। अब ये जो आपका सीएनजी है, क्या आजकल व्हीकल्स में डाल के यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। कहाँ यूज किया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और ये सीएनजी तो आपका पावर जनरेशन में यूज होता है, ठीक है, पावर जनरेट करने के लिए यूज होता है, मतलब एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। और आजकल व्हीकल्स में भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। आप सीएनजी कार्स खरीदें, क्योंकि सीएनजी कार्स क्या करती है, जो आपका सीएनजी गैस है, ये बहुत ज्यादा लेस पॉल्यूटिंग होती है। तो वैसे कई लोगों को स्मेल अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर हम पॉल्यूटिंग की बात करें तो आपकी लेस पॉल्यूटिंग होती है, ठीक है। इट इज ए क्लीन फ्यूल, ये आपकी क्लीन फ्यूल भी होती है, ठीक है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज्ड एक्टिव फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इसकी ग्रेट एडवांटेज क्या है सीएनजी की? ये डायरेक्ट यूज हो सकती है बनने के लिए होम्स में, ठीक है, और फैक्ट्रीज में, जहाँ पे इसे हम सप्लाई कर सकते हैं थ्रू पाइप, ठीक है। अब आप क्या करते हैं? अब आपके यहाँ देखिए, आपके यहाँ जो आजकल हम बड़े बड़े शहर की बात करें, जैसे कि आपके ज्यादा हर शहर में अब गैस पाइपलाइन लग रही है, तो वो किसकी लग रही है?
वो आपकी सीएनजी की लग रही है, क्योंकि ये होम्स और फैक्ट्रीज में बहुत आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकती है और डायरेक्ट बर्न भी हो सकती है। और इसे हम क्या कहते हैं, ये कहाँ किस तरीके से सप्लाई होती है, पाइप से सप्लाई हो सकती है बड़े आराम से। ठीक है, सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन बड़ोदरा, ठीक है, गुजरात। ठीक है, इस टाइप का नेटवर्क जो आपका पाइपलाइंस का, ये आपका कहाँ पे है, अभी आपका बड़ोदरा में बनना है, जहाँ पे गुजरात, ठीक है, गुजरात में आपका बनना है बड़ोदरा में। ठीक है, इस टाइप का आपका नेटवर्क पाइपलाइन का बना हुआ है, जहाँ पे आपकी सीएनजी गैस घरों और इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर की जाती है, कुछ भी जलाने के लिए। ठीक है, नेचुरल गैस इज ऑल्सो used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers। ठीक है, अभी जो आपकी नेचुरल गैस है, ये ये एक चीज के लिए और यूज की जाती है, ये आपका एक स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर। मतलब केमिकल्स और फर्टिलाइजर में नेचुरल गैस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इसलिए इसे इन केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स में मिलाया जाता है। ठीक है, इंडिया हैज ए वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, अब इंडिया के पास बहुत बड़ी रिजर्व है, मतलब नेचुरल गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टोर करता है इंडिया हमारा। इन आर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा क्या बोलते हैं इसे, गोदावरी डेल्टा। ठीक है, अब ये जो आपका जो हमारे कंट्री में, इंडिया में, हमारे कंट्री में नेचुरल गैस हमारी त्रिपुरा में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, और कृष्णा, ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी आपकी पाई जाती है। ठीक है, चलिए एक सेकंड पर हम ये बूझो पहले की थोड़ी सी टॉक कर लेते हैं। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेन। तो आपके ये बता सकते हैं कि क्या लोग, सॉरी, कोल और ये जो आपके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होती है, क्या ये लेबोरेटरी में बनाई जा सकते हैं डेड ऑर्गेन के द्वारा। ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि आपको उसके लिए हाई प्रेशर की नीड होती है, हाई टेम्परेचर की नीड होती है और एब्सेंस ऑफ एयर। तो आप इन चीजों को वहां पे लेबोरेटरी में रखकर बना सकते हैं क्या डेड ऑर्गेनिज को, और बहुत ज्यादा टाइम भी चाहिए होता है। ठीक है, नो देयर फॉर में, अब पहली क्या कहती है, पहली कहती है no their formation is a very slow process and conditions for the formation cannot be created in the laboratory। ठीक है, ऐसा पहली बात तो इसका आंसर हमें भी पता है, नो है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन है वो बहुत स्लो प्रोसेस है। अभी आपने पढ़ा कि इस प्रोसेस को होने में, आपके डिस्टिलेशन को होने में, आपके डेड ऑर्गेन से कोल और पेट्रोलियम में बदलने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो ये एक तो ह्यूमन लाइफ स्पेन ज्यादा है, तब ये भी नहीं पता कि मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद ह्यूमन होंगे या नहीं होंगे, है ना। और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और इसके लिए कंडीशन जो है वो हम लेबोरेटरी में इतनी आसानी से प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब है हमारा अगला टॉपिक, टॉपिक 3.4, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे पास, अब हमने कई नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ लिया है ना, लेकिन ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारे अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, ये हमारी लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। You have studied in the beginning of this chapter that some natural source of the chapter that some natural sources are exhaustible like fossil fuels, forest and minerals। ठीक है, और एक्सेट्रा। अब आपने पढ़ रखा है इस चैप्टर के बिगनिंग में कि कई नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्टिव वाले, मतलब खत्म हो सकते हैं, जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स में हमारे कोल आता है, फॉसिल फ्यूल में हमारा पेट्रोलियम आता है, और फॉसिल फ्यूल में हमारा फॉरेस्ट आता है, फॉसिल फ्यूल में हमारा मिनरल आता है। ठीक है, सॉरी, क्या कह रहा हूँ मैं, गलत बोल गया। फॉसिल फ्यूल में हमारा कोल आता है, फॉसिल फ्यूल में हमारा पेट्रोलियम आता है, फॉसिल फ्यूल में हमारी नेचुरल गैस आती है, और बाकी हमारे एग्जॉस्टिव रिसोर्सेज में फॉरेस्ट आ गया और मिनरल भी आ गया। ठीक है, चलिए, यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। तो हम जानते हैं कि कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स हैं। इट रिक्वायर्ड a dead organisms millions of years to get converted into these fuels। ठीक है, अब हमें अगर इन्हें बनाना है कोल और पेट्रोलियम को, तो इसके लिए हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेड ऑर्गेनिम्स हैं इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं वापस से फ्यूल्स में कन्वर्ट होने में। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ द विल लास्ट ओनली फ्यू हंड्रेड ईयर्स। ठीक है, और अब हम अगर हम अदर हैंड पर बात करें, तो क्या होगा, अब ये जो हमारे पास अभी भी रिजर्व हैं, जो हमारे पास पेट्रोल और कोल की हमारे पास अभी भी वो है रिजर्व, मतलब हमारे पास जितना कोल और पेट्रोलियम है वो भी अभी कुछ समय तक ही हमारे पास है, क्योंकि फिर आगे चलकर वो भी खत्म हो जाएगा। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स इज a मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एक दिक्कत और है, अब जब हम फ्यूल्स को बंद करते हैं, हम व्हीकल चलाने में ना बंद करते हैं, तो ये एक मेजर कॉज है एयर पॉल्यूशन का। ठीक है, ये इनकी डिसएडवांटेजेस है, ये बहुत बड़ा कॉज है मेजर, मतलब मेजर एयर पॉल्यूशन का, ये सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन करती हैं। ठीक है,
देयर यूज इज ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पर डिसएडवांटेज बताई जा रही है। अब उनका जो लिंक है ये ग्लोबल वार्मिंग से, ये ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ाती है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्यूट नेसेसरी। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब हमारे लिए नेसेसरी है कि हमें इन फ्यूल्स को तभी यूज करना चाहिए जब हमारे लिए नेसेसरी हो। ठीक है, दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर एबिलिटी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब ये किस तरीके से फायदेमंद होगा अगर हम इन्हें बचा के रखेंगे, हम इनका कम से कम यूज करेंगे। बेटर एनवायरनमेंट होगा क्योंकि पॉल्यूशन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग के रिस्क कम हो जाएगा, स्मॉलर रिस्क होगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का, और उनकी अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगी हमारे लाइफ में, मतलब हमारी अर्थ पर। ठीक है, ज्यादा टाइम तक वो हमारा कोल और पेट्रोलियम हमारे यहाँ पर रह पाएंगे। अगर हम वरना अभी सारा खत्म कर देंगे तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारी और पीढ़ियां होंगी, मतलब जो और जनरेशन आएंगी हमारे आगे, तो वो कहाँ से कोल और पेट्रोलियम यूज करेंगी। वो तो उन्हें तो फिर ये भी भूल जाएंगे कि वो कोल और पेट्रोलियम नाम के भी कोई फ्यूल्स थे। तो इसलिए इन्हें बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइजेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, देयर टिप्स है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया में आपके जो पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, मतलब यहाँ पे आपके इंडिया में पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PCRA। PCRA आपको ध्यान रखना है, आपकी फुल फॉर्म होगी PCRA की, ये आपकी आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, तो इन्होंने एडवाइस किया है पीपल को, PCRA ने, पेट्रोलियम कंजर्वेशन एसोसिएशन एसोसिएशन ने, कि किस तरीके से हम पेट्रोल डीजल को बचा सकते हैं ड्राइव करते हुए। हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं आराम से पेट्रोल कम से कम यूज करने के लिए। ठीक है, सो ड्राइव एट कॉन्स्टेंट स्पीड एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें कॉन्स्टेंट या फिर मॉडरेट स्पीड पे हमारा व्हीकल चलाना चाहिए। या तो हम एक साथ एक ही स्पीड पे चलाते हैं, या फिर मॉडरेट स्पीड, मतलब नॉर्मल स्पीड, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा कम। ठीक है, जितना दूर तक हम, या फिर जितना हम कर सकें। ठीक है, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। ठीक है, अब आपको ऐसी जगह पर इंजन को बंद कर देना चाहिए जहां पे आपको वेट करना है, या फिर ट्रैफिक लाइट्स में रेड लाइट जल रही है तो आप वहां पे रुके हैं। क्योंकि अगर आप इंजन को ऑन रखेंगे तो आपका पेट्रोल रेगुलर बेसिस पे यूज होता रहेगा, जबकि आपके पेट्रोल की कोई नीड ही नहीं है इस समय। ठीक है, इसलिए आपको उस टाइम इंजन को स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है, एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका टायर का प्रेशर है, मतलब टायर आप में आपके अच्छे से हवा होनी चाहिए। ये हम अगर आप देखें, अगर आप साइकिल चलाते होंगे, अगर आप साइकिल अगर आप साइकिल ढंग से नहीं चलाएंगे तो आपके करेक्ट टायर प्रेशर, मतलब आपका जो, अगर आप मान लीजिए अगर आप करेक्ट टायर प्रेशर नहीं यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, आप जैसे साइकिल चलाते हैं तो आपके साइकिल चलाने पर जब आपके साइकिल के टायर में हवा नहीं होती तो क्या होता है, आपका जो टायर है, आपकी साइकिल है, वो बहुत टाइट चलती है, धीरे धीरे चलती है। और वहीं जब आप उसमें हवा भरवा लेते हैं तो आपकी साइकिल बहुत तेज चलने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि आपके पेडल थोड़े फ्री हो जाते हैं, आपको वो साइकिल उछलने लग जाती है। तो सेम चीज यहाँ पे होने चाहिए, अगर आप जितना ज्यादा उसमें हवा कम रखेंगे तो उससे आपकी इंजन को ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, आपके इंजन को और जोर डालना पड़ेगा उसे रेगुलर बेसिस पर चलाने के लिए। ठीक है, एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका व्हीकल है वो रेगुलर मेंटेन है। ठीक है, रेगुलर उसकी मेंटेनेंस रहे। अगर आपका व्हीकल ज्यादा पुराना होगा या खराब हो रहा होगा तो आपके इंजन पर ज्यादा लोड पड़ेगा और आपका इंजन ज्यादा पावर खर्च करेगा, ज्यादा फ्यूल खर्च करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश, और हम अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक करवाएंगे। ठीक है, अगला चैप्टर। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल भी अच्छा लगा तो चैनल, मतलब अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही और वीडियो बनाते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।